बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे टॉपिक है रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। हम देख रहे थे अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो एमीटर्स या वोल्ट मीटर जिससे आप एसी वैल्यूज़ की मेजरमेंट करते हैं वो क्या मेजर करते हैं? बुनियादी तौर पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यूज़ मेजर करते हैं। ये जो डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर होते हैं ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है उसको देखना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसी है, पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव, ये उसका एक टाइम पीरियड है। एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू वोल्टेज की है वो ज़ीरो है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर वन साइकिल इज ज़ीरो। एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की ज़ीरो होती है। पॉजिटिव पीक है तो नेगेटिव भी है, तो एवरेज वैल्यू क्या बन गई उसकी ज़ीरो। लेकिन पावर ज़ीरो नहीं होती क्योंकि पावर वो डिलीवर कर रहा होता है। पावर इज़ नॉट ज़ीरो बिकॉज पावर के लिए फार्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो उसमें स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो पावर डिलीवर होती रहती है। तो हमें बजाय सिंपल एवरेज या मीन वैल्यू निकालने के हम उसकी रूट मीन स्क्वायर या मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो एक साइकिल पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज की ज़ीरो है, मगर पावर हमें मिल रही है। तो जो मेजरमेंट करेंगे वो बजाय मीन के हम मीन स्क्वायर की मेजरमेंट करते हैं। अगर ग्राफिकली चेक करें ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी पीक वैल्यू कितनी है? वी नॉट पर है। ये उसकी पीक वैल्यू है। ये बुनियादी तौर पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है जो वेरी कर रही है, मगर इसकी पीक वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर हम इस वोल्टेज का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर ऐसे होता है, स्क्वायर में नेगेटिव भी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो ये वी स्क्वायर है, वोल्टेज का हमने स्क्वायर कर लिया और ये उसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू का स्क्वायर है। वी नॉट स्क्वायर वैल्यू कहीं यहाँ पर है। तो ये वी नॉट स्क्वायर का लेवल है। ये वी नॉट थी, स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव साइकिल भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब ये जो वोल्टेज है ये ज़ीरो और वी नॉट स्क्वायर के दरमियान है, बिटवीन ज़ीरो एंड वी नॉट स्क्वायर। अगर इसकी आप मीन वैल्यू निकालें, जब इसके हम मीन निकालेंगे, मीन स्क्वायर निकालेंगे, तो मीन का तरीका क्या होता है? मीन का तरीका ये होता है मिनिमम का स्क्वायर प्लस मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इट इज़ हाफ वी नॉट स्क्वायर। लिहाजा जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो हाफ वी नॉट स्क्वायर है, वो यहाँ पर कहीं होगी। तो यहाँ क्या है? हाफ वी नॉट स्क्वायर है। अब जो आरएमएस होती है वो इसी मीन स्क्वायर वैल्यू का अगर आप अंडर रूट ले लें, ये मीन है, स्क्वायर है, अगर इसका अंडर रूट ले लिया जाए तो ये बन जाती है वी आर एम एस। किसके बराबर होगी? वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2.707 ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। गोया
ये अगर V0 है तो जो RMS होगी वो कहाँ पर होगी, V0 का 0.7 यहाँ पर कहीं होगी। तो ये वैल्यू कौन सी है, VRMS है। तो समझ आई, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और ये हमने उसका स्क्वायर कर लिया V स्क्वायर। अलबत्ता उसकी पीक वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू जिसे आप कहते हैं, ये V0 स्क्वायर है, पीक वैल्यू। अगर इसका मीन निकालें, मीन स्क्वायर निकालें, ये 0 है, ये स्क्वायर है, मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लिया, तो ये हाफ V0 स्क्वायर उसका मीन स्क्वायर वैल्यू है। अंडर रूट लें तो क्या बन जाती है, RMS। सो चाहे करंट RMS हो, चाहे वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो, वो किसके बराबर होती है, पीक वैल्यू का 0.7 पार्ट होती है। तो जो हमारे AC जो हमारे एमीटर हैं, DC एमीटर, वो कौन सी वैल्यू रीड करते हैं, RMS वैल्यू रीड करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेज ऑफ अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट AC का फेज कैसे होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को देख लें, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ज़ीरो से लेकर यहाँ तक वोल्टेज इंस्टेंटेनियस होती है V0 साइन थीटा या V0 साइन ओमेगा टी। ये जो थीटा है, एंगल है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू बताती हैं। मसलन थीटा हमने 0 पुट किया था तो वोल्टेज 0 आई थी, थीटा हमने π/2 पुट किया था तो वोल्टेज अपनी पीक पर V0 बता रही थी। जब थीटा की वैल्यू मैंने 0 पुट की थी तो वोल्टेज दोबारा 0 आ गई थी, और एंगल की वैल्यू 3π/2 पुट की थी तो वोल्टेज नेगेटिव पीक में आ गई थी। इसी तरह 2π पुट करने से दोबारा वोल्टेज, गोया एंगल को फेज़ कहते हैं, वो एंगल जो आपको किसी भी लम्हे इंस्टेंटेनियस की वैल्यू बताए, उस एंगल को हम फेज़ कहते हैं। सो फेज़ इज़ एंगल which specifies instantaneous वोल्टेज और करंट। जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू बताए, उस एंगल का नाम क्या है, फेज़ है। अब एक साइकिल में टोटल कितने फेज़ होते हैं, एक साइकिल में ज़ीरो से लेकर 2π तक एक वेव में टोटल फेज़ होते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट और E पॉइंट। B पॉइंट किस फेज़ पर है, एट π/2। C किस फेज़ पर है, पाई पर। D का फेज़ क्या होगा, 3π/2। और E किस फेज़ पर है, 2π। ठीक है, अगर एक वेव ये है और दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो जाए तो हम कहेंगे दोनों वेव वैसे तो सेम है, मगर उनमें फ़ेज़ का फ़र्क है। कितना फ़ेज़ का फ़र्क है, एक का स्टार्ट 0 से है, दूसरा स्टार्ट ही π/2 से ले रही है, तो दोनों π/2 आउट ऑफ फेज़ है। अगर एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका स्टार्ट इस पॉइंट से है, गोया ये दोनों वेव, इन दोनों में जो फेज़ डिफरेंस है वो पाई का है। तो फेज़ से ज़्यादा हमें यहाँ फेज़ डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि
जब आप एसी सर्किट यूज़ करेंगे उनमें रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, लाजमी नहीं है कि उनमें एसी कंपोनेंट इन फेज़ हों, मतलब उसमें करंट और वोल्टेज सेम एक ही फेज़ पे नहीं हो सकते, उनमें फेज़ का फ़र्क भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जब ज़ीरो पे पहुँची तो पहली वेव कहाँ पर है, π/2 पर, ये ज़ीरो पर, और जब ये π/2 पर पहुँची ये ज़ीरो पर आ गई, राइट। इसी तरह ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड। अब देखें जो फर्स्ट वेव है ये हमेशा हर पॉइंट पर π/2 लीड कर रही है सेकंड से। जो फर्स्ट वेव है ये जहाँ सेकंड ज़ीरो है वहाँ π/2 है, और वो जब 180 पहुँच गई ये 90 पर पहुँची हुई है, गोया ये सेकंड वेव 90 π/2 एंगल पीछे है फर्स्ट से, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट वेव lead the second wave by π/2। जो फर्स्ट वेव है ये सेकेंड वेव को लीड कर रही है। अगर ऐसे हो जाए, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव हो जाए, जहाँ फर्स्ट ज़ीरो पर है सेकंड π/2 पर है, और जहाँ फर्स्ट 90 पर पहुँच गई ये 180 पे पहुँच गई। अगर इस तरह चलें ये आपस में, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड है। अब जो सेकंड वेव है ये हर पॉइंट पर फर्स्ट से 90 आगे है, ठीक है। जहाँ फर्स्ट ज़ीरो पर है सेकंड π/2 पर है, और जहाँ पर फर्स्ट वेव 90 पर पहुँची ये कहाँ पर आ गई, पाई पर 180 पे आ गई। गोया जो सेकेंड वेव है अब ये लीड कर रही है फर्स्ट से बाई π/2। सेकेंड केस में सेकेंड वेव लीड द फर्स्ट वेव बाई π/2। तो इसमें फेज़ लीड और फेज़ लैग इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, इसी को आप यूँ भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव लैग्स बिहाइंड द सेकेंड वेव बाई π/2। तो ये एक ही बात है, या तो कहते हैं सेकेंड वेव लीड कर रही है π/2, या फर्स्ट वेव लैग बिहाइंड है, पीछे है। कितना पीछे है, π/2। तो फेज़ लीड या फेज़ लैग ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें देखना होता है कि जो कंपोनेंट हैं करंट और वोल्टेज हैं क्या वो सर्किट में इन फेज़ है या इनके दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस है। अगर फर्स्ट यहाँ पर करंट होता और सेकंड वोल्टेज होती तो आप क्या कहते हैं कि वोल्टेज लीड करंट बाई π/2। इस केस में वोल्टेज लीड करंट बाई π/2। तो कुछ सर्किट ऐसे हैं जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज π/2 आगे होती है करंट के। कैपेसिटर है, एसी सर्किट में कैपेसिटर में करंट π/2 लीड करता है, आगे होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज। तो हम आगे डिफरेंट सर्किट पढ़ेंगे और उसमें फेज़ डिफरेंस देखेंगे कि करंट आगे है करंट पीछे है या दोनों इन फेज़ हैं, ठीक है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज़ होते हैं। इंडक्टर में
वोल्टेज लीड करती है और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड होती है। तो हम ये सर्किट आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है करंट से और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग बिहाइंड होती है, करंट के पीछे होती है। अब इसे वेक्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। फेजर डायग्राम जो होती है, करंट और वोल्टेज को फेज ड्रा करते हुए आप वेक्टर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी शक्ल है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है? π/2। जो ओरिजिन पर है, जिसकी वोल्टेज ओरिजिन पे 0 है, उसके लिए आप एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वेक्टर ड्रा कर लें जो हॉरिजेंटल के लॉन्ग है, तो ये वोल्टेज की लाइन है। और कितनी लंबी लाइन ड्रा करनी होती है? जितनी उसकी एवरेज या पीक वैल्यू या RMS वैल्यू होती है, उतनी लंबी लाइन ड्रा कर लें। तो हॉरिजेंटल के लॉन्ग कौन सा होगा? हॉरिजेंटल के लॉन्ग होगा वोल्टेज। आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। करंट कितना लीड कर रहा है? π/2। तो आप π/2 आगे करंट की लाइन ड्रा कर लें और कहेंगे इस केस में जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाई π/2। तो इस शक्ल को आप यूं भी शो कर सकते हैं। यहाँ भी क्या दिखाया गया कि जो करंट है वो वोल्टेज से कितना आगे है? π/2। ये शक्ल भी यही शो कर रही है कि करंट लीड द वोल्टेज बाय π/2। तो करना क्या होता है? एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें और जिसकी मैग्नीट्यूड ओरिजिन पे 0 है उसके लिए हॉरिजेंटल लाइन, और जो लीड या लैग है उसके लिए आपने कितनी लंबी लाइन ड्रा करनी है? जितनी उसकी RMS या पीक वैल्यू होती है। तो ये वेक्टर फॉर्म में ड्रा करने का तरीका है, इसको फेज़र डायग्राम कहते हैं। तो इन्हें हमने आगे बहुत अप्लाई करना है। तो फेज़ की आप प्रैक्टिस करें कि किस तरह लैग होता है, किस तरह लीड करता है, ये आगे पीछे कैसे होता है। थैंक यू।